हाय फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दरअसल इसे ब्रिटिश ने कहा था कि ये एक्ट गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पास किया गया है। तो इसके अंदर जिस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाने की कोशिश की, कैसे वाइसरॉय इंडिया में जो वाइसरॉय का पोस्ट क्रिएट हुआ, साथ ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया किस तरह आए, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, इसके बाद फिर गवर्नर जनरल है इनका क्या हुआ, तो यही सब कंसेप्ट, साथ ही जो लॉर्ड डलहौसी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिस तरह इंट्रोड्यूस किया था वो एबॉलिश हो गए। ये सब बातें आज हम सीखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था पता है आपको? इसे कहते हैं एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन लोगों ने इस एक्ट को, उन लोगों के मुताबिक उन लोगों ने कहा था कि इस एक्ट को पास करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि इंडिया में गवर्नेंस सही नहीं था, इसलिए इंडिया के गुड गवर्नमेंट के लिए इसे पास करना ज़रूरी है। दरअसल जो 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था, सिपाही म्यूटिनी, इसके बाद जो अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो दशा थी वो पूरी तरह एक्सपोज्ड हो गई। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टोटली एक्सपोज्ड, द इनकेपेसिटी वॉज एक्सपोज्ड, द इनएबिलिटी वॉज एक्सपोज्ड, ओके, बिकॉज बेसिकली द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलवेज वॉज अ कंपनी, इट वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी रादर देन अ गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो इससे पहले भी आपको याद होगा 1773 से लेके 1833 तक किस तरह से उसे रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए किस तरह से उन्हें रेगुलेट करने की कोशिश की गई। अल्टीमेटली जब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जब इंडिया को यूनिफाई किया गया, साथ में 1853 में जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो पावर को, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को सेपरेट किए गए, ये सब मैंने क्लासेस जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें मैंने कवर किए हैं। तो आज हम 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था इसी को लेकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी हम गवर्नेंस को, ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी इंडिया के गवर्नेंस को संभालेगी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा पावर ले लिया, ठीक है। उस वक्त क्वीन विक्टोरिया थी, जो क्राउन में जो क्वीन थी वो विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, आप सब जानते ही हैं और फोटो भी आप देख ही रहे हैं। साथ ही उसमें जो, अगर आपको डेट याद करनी हो तो इस डेट में उन्होंने डिक्लेयर किया था 1 नवंबर 1858 में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अभी से इंडिया में जो गवर्नेंस है उसे अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट संभालेगी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन यहां एक उनके जो प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था बेंजामिन डिज़रायली, ओके, इन्होंने, ये जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने इसको अपोज करने की कोशिश की थी कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को ही वहाँ रखेंगे, किसी कंट्री में हम इस तरह रूल नहीं करेंगे। पता नहीं इनकी मनोदशा क्या थी, पर इन्होंने इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों लेने से इन्होंने इनकार किया था। लेकिन बाकी जितने एमपी थे व जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्हें सपोर्ट नहीं किया और अल्टीमेटली इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1858 के बाद अपने हाथों में ले लिया। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में चलिए क्या क्या प्रोविजन उन्होंने दिया, क्या क्या प्रावधान दिए थे, चलिए देखते हैं। अगर आपको याद होगा या मेरे क्लासेस आकर आपने देखे होंगे तो इंडिया में 1833 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रूल करते थे, ठीक है, और उन्हें असिस्ट करने के लिए दो बॉडी क्रिएट किए गए थे, ओके, क्या क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को संभालते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके जो कमर्शियल पार्ट को संभालते थे, ठीक है। पॉलिसी मेटर्स ये बनाते थे और जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी होती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते थे। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर हटाई जा रही थी तो गवर्नर जनरल को उन्होंने पोस्ट को एबॉलिश कर दिया
और इसके बदले एक न्यू पोस्ट क्रिएट किया उन लोगों ने, वो था वाइस रॉय। ठीक है, वाइस रॉय। ठीक है, अभी फर्स्ट वाइस रॉय कौन बने? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। यस, लॉर्ड कैनिंग इंडिया के फर्स्ट वाइस रॉय बन गए। अब क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबोलिश होने के साथ साथ बाय डिफॉल्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी एबोलिश हो गए थे। ठीक है, तो अभी वाइसरॉय को असिस्ट करने के लिए और एक पोस्ट क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, अब देखिए, अब नहीं, पहले ये बताइए, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय बने, तो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? यस, लॉर्ड स्टैनली। ओके, लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली कौन थे पता है? लॉर्ड स्टैनली दरअसल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। इन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया और इन्हें असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल तैयार किया गया। ठीक है, इनकी असिस्टेंस के लिए। और आपको बता दें जानकारी के लिए, ये जो वाइसरॉय था, ये इंडिया में जो ब्रिटिश क्राउन है उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय, लॉर्ड स्टैनली फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इसमें जो है आपके जो ये एक एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब वाइसरॉय जो है क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, and the Secretary of State for India was directly answerable to the British Parliament because he himself was an MP. He was a member of Parliament of British. Okay, so अभी आप देख रहे हैं किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इंडिया को अपने वश में कर लिया था। अभी जो 15 मेंबर काउंसिल है, इसका चेयरमैन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इन्हें एक कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी। एक्चुअली कॉर्पोरेट बॉडी एक बॉडी है जो कोर्ट में उसे एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाएगा। मीन्स जैसे कि आज के हमारे म्यूनसिपालिटी हैं या फिर पंचायत राज है, वो एक कॉर्पोरेट बॉडी है। वो लोग किसी को भी कोर्ट में सू कर सकते हैं। ठीक है, सू कर सकते हैं, और इन्हें भी कोई भी सू कर सकता है। मींस कोर्ट में एक इंडिविजुअल की तरह ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इतने सारे बदलाव इन्होंने लाया, लेकिन अगर हम देखें तो जितने भी बदलाव लाए उसमें जो है इंडियन के लिए कुछ भी ज्यादा प्रावधान उन लोगों ने नहीं रखा, कुछ भी ज्यादा फायदा इंडियंस को देने के लिए उन लोगों ने कोई प्रोविजन नहीं रखी। जितने भी उन्होंने ये चेंजेस लाए वे अपने ही एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए लाए। एक अच्छी बात जो हुई, अगर आपको याद होगा, लॉर्ड डलहौसी किस चीज के लिए फेमस हैं? लॉर्ड डलहौसी, आई होप आप जानते हैं, एक पॉलिसी थी जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स कहते थे। I hope you understand the doctrine of lapse policy. This was actually a policy according to which if a king did not have his biological child, अगर उनके biological child नहीं होती है, उनकी अपनी संतान नहीं होती है, तो वो उसे हेयर नहीं मानेंगे, उसे उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। ठीक है, वारिस नहीं माना जाएगा। मतलब कि वो एडॉप्ट नहीं कर पाता। इससे पहले ये शुरू हुआ 1848 को, लेकिन इसमें भी एक ये है, लॉर्ड डलहौसी ने 1848 में इसे बड़े स्टेट में इन्होंने लागू किया, लेकिन 1848 से पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पॉलिसी को बहुत छोटे छोटे राज्यों को, बहुत छोटे छोटे स्टेट्स को अपने अंदर लाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। लेकिन क्योंकि 1848 में लॉर्ड डलहौसी ने एक बड़े स्टेट को अपने अंदर, ब्रिटिश के अंदर लाने के लिए इसे इस्तेमाल किया गया, इसलिए इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी का जो क्रेडिट है इंडिया में जो इंप्लीमेंट करने का, लॉर्ड डलहौसी को ही पूरा जाता है। आपको बता दें 1848 में 17 पहली बार लॉर्ड डलहौसी ने 17 को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर लिया था।
1849 में दो, एक था जैतपुर, दूसरा संबलपुर। ठीक है। इसके बाद 1850 में भट्ट करके एक राज्य था, उसे लिया गया। 1852 में अपना उदयपुर। फिर आप तो जानते ही हैं 1853 में किसे लिया गया? यस, झांसी को। ठीक है। एंड 1854 में फाइनली लिया गया नागपुर को। ठीक है, नागपुर को। अब देखिए, इतने सारे राज्य को, बड़े बड़े राज्य थे ये, सो लॉर्ड डलहौसी को इसके लिए क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन इससे पहले भी ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेड थी और बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को इसमें लाया गया था इस पॉलिसी के अंदर। अब हद तब पार हो गई जब, मैं डेट भी बता देता हूं आपको, 7 फरवरी 1856 में। ओके, तब क्या हुआ था? एक राज्य था, अभी भी है, एक जगह है अवध। ठीक है, अवध राज्य को, नॉट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एन हेयर, इसलिए नहीं कि उसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनकी अपनी संतान नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा कि यहां इंटरनल मिस गवर्नेंस है, मींस मेल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन पर अवध को ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया अपने अंदर। और इसी के साथ जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 एक बहुत ही आक्रामक रूप लेकर आई। झांसी की रानी किस तरह लड़ी, और आपको बता दें झांसी की रानी की जो संतान थी वो भी एडॉप्टेड थी। और नाना साहेब, जो आपने अगर बाजीराव मूवी देखी है, बाजीराव मस्तानी, उसमें भी थोड़ी सी वो लोग झलक दिखाते हैं कि नाना साहेब भी एडॉप्टेड थे, इसीलिए उन्हें भी संतान नहीं मानी गई, उन्हें संतान का दर्जा नहीं दिया गया। इसीलिए उन्हें उस जो मराठा किंगडम है वहां, उनकी मराठा किंगडम के उत्तराधिकारी उसे नहीं माना गया। ही वॉज नॉट कंसिडर्ड एज एन हेयर, एज ए सक्सेसर, इसलिए नाना साहब को वो जगह भी नहीं मिली। इसलिए 1857 में ये सारे जंग हुए। लेकिन अभी 1858 में क्या हुआ? जो लॉर्ड डलहौसी का जो इस पॉलिसी को, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी को हटा दिया गया, इट वॉज अबॉलिश्ड। अब यही एक अच्छी चीज हुई थी यहां पे, अदरवाइज भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए कोई भी ज्यादा अच्छा बदलाव या कुछ हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है। तो कुछ भी अगर मुझसे बात करनी हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, और सुझाव कुछ देनी हो तो भी आप प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। और शायद वीडियो थोड़ा सा अंधेरा रहता है, आपको बता दूं, मैं ऑफिस ख़त्म होते होते अंधेरा हो जाता है, तो ऑफिस के बाद ही मैं वीडियोस बनाता हूं, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही है। थैंक यू।